scholars layer. In today's video, we will be learning class 12th chemistry chapter 2 solutions. So without further ado, let's start. तो पिछली वीडियो में हमने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशंस इन सारे टर्म्स के बारे में जाना था. आज हम सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्युबिलिटी टर्म को समझने के लिए आप पहले ये देखें. लेट्स से हमारे पास एक बीकर है. इस बीकर में आपने इतना सॉल्वेंट डाल दिया है. सॉल्वेंट के लिए हम क्या ले लेते हैं, पानी डाल दिया H2O. ठीक है. अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे कुछ सोल्यूट ऐड कर रहे हो. ठीक है. सोल्यूट आपने ऐसे से ऐड किया. सोल्यूट हम क्या ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं. आपने इसमें चीनी ऐड करी. अब आप इन दोनों को मिला रहे हो, इस मिक्सचर को. ठीक है. चम्मच से आपने स्टिर किया. अब एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद आपने चीनी और डाली और अब वो घुल नहीं रही. ऐसा लग रहा है कि अब तो वो चीनी घुल ही नहीं रही. लेकिन एक चीज़ थी, जो पानी था ना वो उतना का उतना ही था. ये नहीं था कि आपने एक गिलास और डाल दिया, ये थोड़ा पानी और डाल दिया. नहीं, पानी उतना ही रहा. अब जिस जगह पे आप ये काम कर रहे थे, लेट्स से आप किचन में ही काम कर रहे थे. अब आप किचन से निकल के, और ये भी देख लो किचन में रूम टेम्परेचर था लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस थे. अब ये भी नहीं किया आपने कि किचन से निकल के फ्लाइट पकड़ के कहीं आप किसी दूर दरार बहुत ठंडे देश में जहाँ -5 में टेम्परेचर है वहाँ चले गए. नहीं, तो टेम्परेचर भी आपने स्पेसिफाइड रखा. टेम्परेचर सेम था, सॉल्वेंट का अमाउंट सेम था, बस सॉल्यूट डालते रहे. और एक पॉइंट आया जिसके बाद सॉल्यूट अब मिक्स नहीं हो रहा था. तो हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया बेसिकली है. तो हम सॉल्युबिलिटी को क्या कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस की होती है. पहली बात तो सॉल्युबिलिटी. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर. ये जो सब्सटेंस है ये यहाँ पे चीनी है. ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी चीनी की वो मैक्सिमम अमाउंट है जो डिज़ोल्व हो सकता है एक सॉल्वेंट में किसी भी टेम्परेचर पे. यानी हम उस चीनी की बात करें जो अभी मैक्सिमम मतलब जो घुल चुकी है. अब जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर. ठीक है. यह आगे हमारे को समझ आ जाएगा. अभी अगर इनमें से MCQ आए तो आपको पता होना चाहिए चारों पॉइंट्स. सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. तो सीधी एक बात आती है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो बढ़ती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है. तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से. यानी कि प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी. तो ये तो बात हमने ऐसे बोल दी, लेकिन ये बात जस्टिफाई कैसे हो रही है, उसके लिए एक लॉ है जिसको आप कहते हो हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ कहता है at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. अब अगर ये समझने में मुश्किल लग रहा है तो हम बना लेते हैं एक वेसल. इस वेसल में हमने क्या डाला, ये रहा आपका सोल्यूशन. ठीक है. तो हेनरीज लॉ क्या कह रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है. ठीक है. टेम्परेचर जो है इस सिस्टम का वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है. अब हम क्या कर रहे हैं, हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. और ये गैस का प्रेजेंट है लिक्विड में. तो लेट्स से ये रेड डॉट्स के गैस के पार्टिकल्स हैं, कहाँ लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रखे हैं. ठीक है. तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, पार्शियल प्रेशर से. अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अब ये समझ लो कि मान लो ये जो हमने वेसल लिया इसमें 2 गैसेस थी. एक थी ऑक्सीजन और एक थी CO2.
अब ये तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही डिज़ोल्व होती हैं पानी में, दोनों थी। लेकिन अभी हम यहाँ पे ना किसकी बात करेंगे, हम ना ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में से ना मैं पानी की बात कर रही हूँ, ना मैं CO2 की, मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। और ऑब्वियसली जो प्रेशर होता है वो गैस की बात हो रही है। पार्शियल प्रेशर में हम यूजुअली गैस की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये है कि इन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स में से मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2। पार्शियल प्रेशर ये होता है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि कुछ तो गैस डिज़ोल्व है पानी में, लिक्विड में, और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ना ऊपर भी हैं। ऊपर कैसे हैं, यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन हवा में भी तो है, एटमॉस्फेयर में भी तो है, थोड़ा ऊपर है और थोड़ा पानी में डिज़ोल्व है। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपर का जो प्रेशर है यहाँ, ये बढ़ेगा, मतलब ये प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे करके इंक्रीज़ का साइन, इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे गैस की यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी। तो हमने क्या बोला कि प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ी। अब ऊपर एक और लाइन थी कि जो सॉल्युबिलिटी है ना वो मैक्सिमम मोलारिटी होती है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी में हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना, कितना वो डिज़ोल्व हो गया। तो हमने क्या बोला कि जो प्रेशर है वो बढ़ेगा तो मोलारिटी भी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन। फिर हमने क्या बोला, अच्छा मोलारिटी बढ़ रही है तो प्रेशर को इंक्रीज़ करो, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करो, मोलारिटी बढ़ेगी, प्रेशर को इंक्रीज़ करो तो वेट बाय वेट, परसेंटेज, ये सब इंक्रीज़ हो जाएंगे, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन फिर हमारे पास आ गए डाल्टन। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of gas। इन्होंने बोला कि असल में जो solubility है ना उसको इंक्रीज़ करने से जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बढ़ता है। दोनों ऐसे लग तो रहा होगा सेम है, बट ऐसा नहीं है। ऑल द डाल्टन की जो थ्योरी है उसका हम यूज़ बताते हैं। ये तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जिसको आप P से डिनोट कर रहे हो, वेपर फेज मतलब जो हवा में है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन, है ना। ये रहा ये चीज़। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल के आप क्या डालते हो, कांस्टेंट डालते हो। यहाँ पे आपने क्या कांस्टेंट डाला, KH, जिसको आप कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, P = KHX, जहाँ पे X बेसिकली एक टाई है जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन है गैस की, वो गैस जो यहाँ पे दी है सोल्यूशन में। और ये P क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है गैस का। अब ये आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो डिफरेंट गैसेस होती है ना उनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है KH की, सेम ही टेम्परेचर पे। यानी कि यहाँ पे जो NCERT में एग्जांपल दे रखा है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl पर टॉर, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूशन। इनका जो ग्राफ आ रहा है ना, स्लोप जो है ये वाली स्ट्रेट लाइन में जा रखी है, ये बेसिकली KH है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। अब अलग अलग गैसेस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, CO2 ले लो, N2 ले लो, हो सकता है टेम्परेचर सेम हो 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सारे अलग अलग गैसेस की अलग अलग KH वैल्यूज़ होंगी। फिर आपने अभी टेम्परेचर सेम यहाँ पे था, अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि ये टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है। तो हमने क्या बोला कि टेम्परेचर और KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, दोनों ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये भी कम होगा।
फिर हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी और KH की डिपेंडेंस क्या है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि KH बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी KH कम होगा। और सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी कम होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और याद करने का भी एक्वेटिक स्पीशीज़। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है स्कूल में। हम ऐसा कहते हैं कि जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं, फिशेज़ होती हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में। ऐसा क्यों? ठंडे पानी में क्यों खुश रहेंगी वो? ठंडे पानी का क्या मतलब है, टेम्परेचर कैसा कम है, ठीक है। कम टेम्परेचर के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। टेम्परेचर क्या है, कम है ठंडे पानी के अंदर, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई ऑक्सीजन की, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही तो चाहिए। टेम्परेचर डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सोल्यूशन चैप्टर में आ रखा है, हमने KH पढ़ लिया है, तो हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हुआ तो जो KH है वो भी डिक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। ये कहाँ यूज़ कहाँ हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो हमने बोला टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, ये एस सॉल्युबिलिटी है, ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर एज द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कोका कोला, पेप्सी, ये सारी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत हाई प्रेशर के अंदर बॉटल सील होती हैं। क्यों? क्योंकि जो CO2 होता है, CO2 इनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनेटेड यानी कि CO2 होता है, तभी जब आप उसे खोल दो तो वो फिज़ निकलती है ना, बबल्स निकलते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि उसमें सॉल्युबिलिटी CO2 की क्या हो, ज़्यादा हो, इसी वजह से आप उसको हाई प्रेशर के अंदर सील करते हो, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ना, पहाड़ों के अंदर जब आप अगर माउंटेन क्लाइंबिंग करोगे, हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाओगे, तो वहाँ पे कहते हैं हम कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लोगों को। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जितना पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का, वहाँ पर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई। आप सांस तो ले रहे हो लेकिन ऑक्सीजन कम जा रही है, जितनी जानी चाहिए थी, जितनी ग्राउंड लेवल पे जाती थी उससे कम है। टिश्यूज़ में भी कम आ रही है, और आप चढ़ रहे हो, क्लाइंबर्स हैं वो चढ़ रहे हैं, तो लो ऑक्सीजन से क्या होगा, जो क्लाइंबर होंगे ना वो बहुत वीक हो जाएंगे और धीरे धीरे उनको एनॉक्सिया या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आ जाएंगे। मतलब उनको धुंधला फील होगा, वो ढंग से सोच नहीं पाएंगे, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। एनॉक्सिया मेन है जो आपको याद रखना है, या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि कम ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन बॉडी में गया नहीं, ऑक्सीजन बॉडी में तो गया लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर कम था। अगर ऐसा सोचते हैं आप कि कम ऑक्सीजन जा रही है तो आप सांस और लेते रहो, कभी तो पूरी होगी, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जा रही थी बॉडी में बट वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रही थी, क्यों? क्योंकि प्रेशर कम था उसका। अब हम ये क्यों कहते हैं कि वहाँ ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम हो गया? तो आपने बॉयल्स लॉ पढ़ रखा है, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है बट मैं बता रही हूँ। PV = nRT एंड नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, PV अपॉन RT। यहाँ पे इसको यहाँ ले आओ, मोलर मास को, गिवन मास अपॉन V, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है, इसको आपने D लिख दिया, PM अपॉन RT। तो ये है प्रेशर, ये है डेंसिटी, आपस में क्या रिलेशन है दोनों का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी वजह से हाई ऑल्टीट्यूड्स पे डेंसिटी कम होती है, विच इज़ ड्यू टू लेस वेजिटेशन, और वहाँ पे प्रेशर भी कम होता है। थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जो पानी के अंदर जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, पानी में हमारे को पता है प्रेशर बहुत हाई होता है। अब हाई प्रेशर से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो गई एटमॉस्फेरिक गैसेस की ब्लड के अंदर, ब्लड में ऑक्सीजन पानी के अंदर जो सिलेंडर लेके जा रहे हैं उससे अंदर जा रही है।
जो वो वाला सिलेंडर वो लेके जाते हैं ना, उसमें एक्चुअली 80% नाइट्रोजन और 20% ही ऑक्सीजन होता है। तो क्या हुआ, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में जो डाइवर था उसमें क्या था, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी। अब ऑब्वियसली दोनों ही गैसेस हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है हमारे ब्लड में। अब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो थी ब्लड में हाई प्रेशर की वजह से डिसॉल्व हो रही थी। अब क्या होगा, जो स्कूबा डाइवर है ना, वो सरफेस पे आएगा तैर के, और वो जल्दी जल्दी आ रहा है। नीचे तो प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर आते आते क्या हुआ, लो प्रेशर हो गया कंपैरेटिवली। अब क्या होगा, उसकी जो ब्लड है ना, उसमें नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। और ब्लड आपका कहाँ होता है, कैपिलरीज में होता है। अब सोचो, इतनी छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, इनमें बबल्स फॉर्म हो गए ब्लड के बीच बीच में। तो इससे एक बीमारी हो जाएगी, मतलब बीमारी नहीं बट उसी पॉइंट पे एक चीज़ हो जाएगी जिसे आप कहते हो बेंड्स, इस फिनोमिना को। और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और डेंजरस होता है और फेटल भी हो सकता है। और ये सब हुआ क्यों, क्योंकि अब बहुत जल्दी से जो डाइवर था, स्कूबा डाइवर था, वो ऊपर आ रहा था, और अब नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है जिस जैसे वो ऊपर आ रहा है, और वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकल रही है, बबल्स की फॉर्म में, ब्लड में फॉर्म हो गई। अब ये चीज़ तो हम नहीं चाहते थे स्कूबा डाइवर्स के साथ हो, तो हमने बोला अच्छा एक काम करो कि आप धीरे धीरे आओ नीचे से ऊपर। लेकिन एक पॉइंट और भी था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो इतना इतना लिया है, इसका भी हमारे को कुछ करना चाहिए एयर सिलेंडर में। अब क्या होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब जो टैंक्स है ना, उनको आप फिल करते हैं 11.7% हीलियम के साथ, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन तो पहले भी डाला था, अभी भी डाला है, सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ, जो नाइट्रोजन था ना, हमने देखा कि उसने ब्लड के साथ रिएक्ट किया है ना, तभी तो बबल्स एंड ऑल फॉर्म हुए। हमने इस बार हीलियम रखा है कुछ %, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है ब्लड के साथ। उसके साथ ऐसी मतलब वो इतना फेटल वाली चीज़ नहीं होगी। सिर्फ नाइट्रोजन होता तो ज़्यादा चांसेस है ना बेंड होने के, हीलियम है तो थोड़े से कम हो गए, लेकिन अभी भी नाइट्रोजन ज़्यादा है। इसी वजह से हम ड्राइवर्स को कहते हैं कि आप धीरे धीरे आओ, थोड़े से लेवल पे आओ। जैसे अगर ये आपका टॉप सरफेस है और डाइवर यहाँ पर है, तो ये नहीं कि एकदम से ऊपर आ गए, पहले थोड़ा आओ, फिर यहाँ पे रुको, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आओ, फिर यहाँ पे रुको, फिर धीरे 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 करके ऊपर तक आ जाओ। फिर आगे बढ़ते हैं हम, कुछ लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की। सबसे पहले है कि ये कहते हैं कि जो गैसेस है ना, उन्हें आपस में रिएक्ट नहीं करना। मतलब हम जितनी भी गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, गैसेस एंड लिक्विड, वो आपस में रिएक्ट ना करें। ये लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि जो H2 है, पानी है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर देता है। और इसने तो बोला था कि जो गैस है वो लिक्विड में जो डिज़ोल्व होगी वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए दोनों, बट ये तो हो गया। फिर इट होल्ड्स गुड ओनली फॉर आइडल गैस कंडीशंस। आइडल गैस कंडीशंस कौन सी होती हैं, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो इसका जो ग्राफ है ना, ये वाला बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का जो ग्राफ है, स्टार्टिंग के अंदर तो ये स्ट्रेट लाइन है। ये कौन सा टाइम है जब आइडल गैस कंडीशंस जो थी वो फुलफिल हो रही थी आपके सिस्टम में। इस टाइम पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। अगर ये प्रेशर लेट से 10 डिग्री बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी 10 टाइम्स बढ़ गई। ऐसे ऐसे चल रहा था। अब एकदम से ये कर्व्स आए, इनसे क्या हो गया, अब आइडल गैस कंडीशन नहीं रही। लेट से टेम्परेचर जो था वो लो हो गया, जो प्रेशर था वो हाई हो गया, चेंजेस आ गए। अब इससे क्या हुआ, प्रेशर मान लो 10 डिग्री, नॉट डिग्री, प्रेशर 10 बार और बढ़ गया, 10 टोर 10 पास्कल बढ़ गया। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी थी ना, पहले तो वो 10 टाइम्स हुई थी, अब वो 20 टाइम्स हो गई, या अब वो 15 टाइम्स हो गई, या वो सिर्फ 5 टाइम्स ही हुई। तो पहले तो रेशो 1:1 था, बट अब 1:2 या 1:1/2 हो गया। तो रेशियो जो है बेसिकली वो डिस्टर्ब हो गया। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी पर। तो जब भी कोई भी गैस लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होती है ना, डिसोल्यूशन होता है,
तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज़ इवॉल्व्ड, इसमें से हीट निकलती है। एंड क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमारे को कोई एक्स्ट्रा हीट देने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम को। अब हमने ली चार्टलियर प्रिंसिपल से ये भी पढ़ा है कि जब भी इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है कोई भी सिस्टम, तो उसके बाद अगर आप और एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड्स चलने लगेगी। एंड इसी वजह से टेम्परेचर को और आगे बढ़ाते रहने से क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो अब उल्टी हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी। This is it for today's video. We will continue the chapter in the next one. For more such videos, please subscribe, like and press the bell icon to comment down your doubts. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.